सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते थे, हम पढ़ रहे थे स्टार्स इन द सोलर सिस्टम यानी कि तारे और सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं या सौर मंडल में क्या क्या हमारे पास है उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम अब बात करेंगे सैटर्न यानी कि शनि की। तो शनि ग्रह जो आपने सुना भी होगा, है ना, ये वही वाले शनि है जिनकी छत्र छाया है ना, जिनकी काली दिशा पड़ी रहती है, शनि की काली दिशा, ये वही वाले शनि की बात हो रही है। ठीक है, सैटर्न। तो शनि, तो बेसिकली क्या है, बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न, यानी कि जुपिटर के बाद हमारे पास बृहस्पति के बाद कौन आते हैं, हमारे शनि आता है, यानी कि शनि ग्रह आता है जो कि पीला होता है कलर में, कैसा, येलोइश इन कलर है। तो जुपिटर के बाद कौन दिखता है, हमें सैटर्न दिखता है। और सैटर्न कैसे है कलर में, येलो यानी कि पीले कलर का है। नाउ सवाल यह है कि व्हाट मेक्स इट अ यूनिक इन द सोलर सिस्टम, इसको एक कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे सोलर सिस्टम में एकदम अलग सी, या फिर हमें एकदम अलग सी यहां से झलक मिलती है। तो यूनिकनेस क्या है, दीज, इनके बाहर है एक बहुत प्यारी रिंग, यानी कि सैटर्न के पास एक रिंग है, सैटर्न रिंग है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज, इसको आप नॉर्मल आंखों से तो नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट अगर आप एक छोटे से टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको इसके बाहर एक रिंग नजर में आएगी, एक ऐसे रिंग घूमी हुई नजर में आएगी। तो सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के पास क्या है, एक रिंग है, इसके बाहर एक छोटी सी रिंग है। ठीक है, और ये रिंग हमें नेकेड आइज से नहीं बट किससे दिखती है, ये हमें दिखेगी टेलीस्कोप से। जब हम एक बहुत ही फाइन टेलीस्कोप से इसे देखेंगे तो यस, दिस विल बी विजिबल। एंड यहाँ पर आता है सैटर्न हैज आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और इसके सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि सैटेलाइट मैंने आपको बताया था उपग्रह, जो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा है उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर जो सैटर्न है, सैटर्न के पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी हैं। जल्दी से नोट करेंगे कि जुपिटर के बाद हमें क्या देखने को मिला, तो जुपिटर के बाद हमें देखने को मिला है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। तो सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के पास अपनी क्या है, एक रिंग है। ठीक है, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज द लीस्ट डेंस अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट, इट डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये बड़ी खास बात है, इस बात को आपको याद भी रखना, और ये आपके एग्जाम में या कभी भी जीके के प्रश्न में भी ये प्रश्न बन सकता है कि सैटर्न की डेंसिटी, यानी कि सैटर्न इतना हल्का है, यानी कि उसका घनत्व इतना हल्का है कि वो पानी के ऊपर भी तैर जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, यानी कि इसका घनत्व पानी से भी कम है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो सैटर्न जो है सबसे लेस्ट डेंस यानी कि लीस्ट डेंस है, सबसे कम घनत्व रखता है सभी ग्रहों में। इसका घनत्व इतना कम है कि ये पानी के ऊपर भी तैर जाएगा, यानी कि इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसका घनत्व पानी से भी कम है। ठीक है, तो याद रखेंगे सैटर्न यानी कि शनि ग्रह इतना हल्का होता है, उसका घनत्व पानी से भी कम होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और अ पॉइंट, इट शुड बी नोटेड, इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूरेनस और नेपट्यून की। अगर हम इसमें हिंदी में बात करें तो ये है अरुण, ये है वरुण। ठीक है, तो अरुण और वरुण यानी कि यहाँ पर हमारे अब दो ग्रह हैं, यूरेनस और नेपट्यून। तो दीज आर द आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बाहर जो मिलेंगे, यानी कि पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस और नेपट्यून। इस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी है, इस तरीके से ये लगे होते हैं। तो ये आउटर मोस्ट प्लेनेट है, यानी कि सबसे बाहर जो ग्रह पाए जाएंगे पूरे सोलर सिस्टम में वो होंगे अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप देख पाओगे जब आपके पास बहुत बड़ा एक टेलीस्कोप है, बहुत लार्ज टेलीस्कोप है, देन यू आर एबल टू
जूम आउट, तभी आप इतना जूम कर पाएंगे, इतना दूर तक देख पाएंगे जब हमारे पास एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होगा। ठीक है, वीनस, जैसे हमारा वीनस ग्रह घूमता है, यूरेनस भी उसी तरीके से घूमता है, यानी कि अरुण भी उसी तरीके से घूमता है जिस तरीके से हमारा वीनस घूमता है। कहां से कहां की तरफ सर? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज हाईली टिल्टेड एक्सियल रोटेशन, यानी कि इसकी जो सबसे खास बात है वो ये कि सबसे ज्यादा टिल्टेड है, सबसे ज्यादा। जैसे पृथ्वी भी 23.5 डिग्री टिल्ट कहते हैं हो रखी है, वैसे ये भी काफी टिल्ट हुआ है, यानी कि ये भी अपनी रोटेशनल एक्सिस में, यानी कि जहां से ये घूमता है, देखो घूमना दो तरीके से होता है ना, एक तो सीधा यूं घूम गए, ये टिल्ट होके घूमता है, ऐसे होके घूम रहा है। तो टिल्ट होके ये घूम रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा होके ये घूम रहे हैं, तो इनकी रोटेशनल एक्सिस पे ये बहुत ज्यादा टिल्टेड है, यानी कि टेढ़ा होके ये घूमता है। ना ये बात हमें पता लग गई, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बूझो एज अ नॉटी आइडिया, बूझो के दिमाग में एक आइडिया है। इफ यू इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल, अगर हम क्या करते हैं, सैटर्न को कहाँ इमेजिन करते हैं, बहुत बड़े स्विमिंग पूल पे ऑफ वाटर, देन इट विल फ्लोट। तो क्या वो तैरेगा? तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था पानी से भी कम होता तो बिल्कुल ये तैरने लग जाएगा। तो सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, एग्जैक्टली जो हमारा सैटर्न है वो पानी से बहुत 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 कम घनत्व रखता है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ऐसी जो भी चीजें होती हैं जिनका घनत्व पानी से कम हो, वो पानी में तैरने लग जाती है। ठीक है, तो बूझो का जो नॉटी आइडिया था वो एग्जैक्टली एकदम सही था। यस, अगर हम सैटर्न को पानी में रखेंगे तो इट विल फ्लोट। तो नोट भी कर लें इस आइडिया को आप। ठीक है, कि इफ यू इमेजिन अ सैटर्न इन अ लार्ज पूल देन इट विल फ्लोट, तो ये तैरने लग जाएगा। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो पहले के चार हमारे ग्रह हैं, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, है ना, ये बहुत पास है सूर्य के, ये सन से बहुत पास है। देन द अदर 4 प्लैनेट, यानी कि ये जो प्लैनेट हैं इनके अलावा, देखो वैसे तो टोटल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से जो 4 ग्रह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये जो हैं ये हमारे सन से बहुत पास है, सूरज के बहुत पास है। तो इनको हम इनर प्लैनेट्स यानी कि इनर ग्रह, अंदरूनी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इन इनर प्लैनेट्स के पास कुछ ही चंद्रमा है या कुछ ही मून है इनके अपने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। तो इनर प्लैनेट्स हमारे कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स, तो इनर प्लैनेट हमारे पास होते हैं मरकरी, जो सन से बहुत पास होते हैं, ठीक है, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, नोट करेंगे फटाफट, इनर प्लैनेट्स किन्हें कहते हैं। क्यों इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, इनको क्यों अंदरूनी ग्रह कहा जा रहा है? क्योंकि ये सूर्य के तो पास है, साथ साथ में ये अंदर की तरफ है, इनसाइड। जो बाकी बचे हुए 4 हैं, जिसको हम जुपिटर कह रहे हैं, सैटर्न कह रहे हैं, यूरेनस और नेपट्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, हमारा अरुण और वरुण, ये थोड़ा दूर होते हैं हमारे इनर प्लैनेट से, ये इनसे भी दूर होते हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट यानी कि बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन सभी के पास रिंग होगी, इनके पास अपनी रिंग होगी,
तो आउटर प्लैनेट के पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं, यानी कि जो बाहर के ग्रह हैं इनके चंद्रमा की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे पृथ्वी का तो एक चंद्रमा है, तो इनके पास चंद्रमा ज्यादा होते हैं, 2 4 6 इस तरीके से चंद्रमाओं की संख्या ज्यादा इनके पास होती है। सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ग्रह ही हमारे सौर मंडल में है। जैसे देखो सन भी है, उसके अलावा हमारे पास प्लैनेट्स तो हैं ही, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गए इनर। फिर यहाँ पर एक बेल्ट आएगी जिसको कहेंगे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये पूरी एक बेल्ट आती है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर कंकड़ घूम रहे होते हैं, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। और इनके बाहर फिर जाके कौन होते हैं, हमारे आउटर मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि बाहर के मेंबर आ जाते हैं। तो अब क्या बात करते हैं कि क्या सिर्फ 8 जो ग्रह हैं, क्या केवल यही सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम का हिस्सा बनते हैं? क्या इसी को हम फैमिली कहते हैं? क्या इसी को पूरा का पूरा परिवार कहा गया है? या इसके अलावा भी कुछ और मेंबर भी हैं, कुछ और परिवार के अंदर सदस्य भी हैं इस सौर मंडल में या इस सोलर सिस्टम के? तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कुछ और बॉडीज भी होती हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं। सिर्फ ग्रह ही नहीं घूम रहे, ग्रह के अलावा भी बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और इनको भी हम मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी कि सौर मंडल में जितने भी, मतलब परिवार बोलते हैं सौर मंडल में। तो बेसिकली यस, 8 प्लैनेट्स के अलावा भी, इन 8 प्लैनेट्स के अलावा भी बोल सकते हैं, या बिसाइड्स दीज 8 प्लैनेट्स देयर आर सम अदर बॉडीज आल्सो विच रिवॉल्व अराउंड द सन। कुछ ऐसी और वस्तुएं भी हैं, या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट और वस्तुएं, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। एंड यस, दीज आर द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इन्हें भी हम सौर मंडल में मेंबर या पारिवारिक परिवार बोल सकते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए बात करेंगे इसकी कि यस इसके अलावा भी है। तो पहले तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि सिर्फ 8 ही ग्रह नहीं है, सिर्फ 8 प्लैनेट्स नहीं है, इन 8 प्लैनेट्स के अलावा भी और चीजें हैं जो सौर मंडल का हिस्सा है। तो बात करते हैं क्या क्या है वो चीजें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स होते हैं बेसिकली। तो देखो इनर प्लैनेट्स के बाद आपको एक गैप दिखेगा, तो देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिटर ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। यानी कि मार्स के बाद जुपिटर पे जब आप जाओगे तो आपको एक गैप देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा गैप। और यहाँ पर एक गैप है, वो एक बहुत बड़ी बेल्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर यह जो गैप है, एक लार्ज नंबर के छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर टाइप के, जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। और इन चीजों को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड हम बेसिकली लार्ज टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में आ रहे हैं, यानी कि काफी दूर है हमारे पृथ्वी के ग्रह से। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक लेयर बना रहे होंगे, और वहां पे ये सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे होंगे, परिक्रमा लगा रहे होंगे, यानी कि घूम रहे होंगे। ठीक है, नोट करेंगे क्या होता है एस्ट्रॉइड्स।
नेक्स्ट बात करते हैं क्या होते हैं कॉमेट्स। तो कॉमेट्स भी होते हैं, तो कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो कॉमेट्स होते हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम के ही मेंबर हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या करते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, चपटा गोला है ना, वृत्ताकार यानी कि सर्कल, और दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एक चपटे ऑर्बिट में ये हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। अ कॉमेट अपीयर जनरली एज ब्राइट हेड। इसका क्या होता है, कॉमेट का जो हेड होता है, जो सर होता है, वो बहुत चमकदार होता है, ब्राइट होता है, और इसकी टेल जो होती है वो लॉन्ग टेल होती है, यानी कि काफी लंबी पूंछ वाले होते हैं लगभग। सो द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एंड इट अप्रोचेस टू द सन। और ये लेंथ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और हमेशा याद रखिएगा, टेल जो इसकी होती है वो हमेशा सन से अलग बाहर की तरफ, ऐसे सन यहाँ है ना, तो सन की तरफ टेल होगी और इधर इसका हेड होगा। तो हेड होगा ब्राइट, टेल होगी इसकी थोड़ी डार्क, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी लाइट ब्राइट। ठीक है, तो कॉमेट भी क्या करते हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। चलिए नोट करेंगे कॉमेट्स को भी फटाफट। चलिए जल्दी से इसे भी लिख लें फटाफट से। तो कॉमेट्स भी क्या होते हैं, बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा है, और ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं, इलिप्टिकल, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये है कॉमेट्स की बातें। तो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, कॉमेट्स हमें दिखते हैं। ठीक है, देखो ये सन से एक इलिप्टिकल पार्ट ले रहे हैं, और साथ साथ में क्या है, देखो इनकी टेल जो है वो अवे अवे फ्रॉम द सन हमें देखने को दिख रही है। इस तरीके से कॉमेट्स हमारे चलते हैं, ये है कॉमेट। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ कॉमेट्स है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉमेट्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली यानी कि समय के साथ साथ दिखते जाते हैं। वैसे ही एक कॉमेट है जिसका नाम है हेलीज कॉमेट। ठीक है, जो हमें हमेशा 76 साल के बाद दिखता है, यानी कि हर 76 साल के बाद, 76 ईयर्स के बाद हमें एक कॉमेट दोबारा नजर आएगा जिसका नाम है हेलीज कॉमेट। तो हेलीज कॉमेट जो है 1986 में लास्ट टाइम दिखा था। तो आप बता सकते हैं क्या कि अगला हेलीज कॉमेट हमें कब देखने को मिलेगा, कब हम देख पाएंगे हेलीज कॉमेट को, बताएगा कोई। 1986 में हमने लास्ट हेलीज कॉमेट देखा था। अब 76 ईयर्स आप इस पे जोड़ दीजिए, तो 1986 में जब आप 76 वर्ष जोड़ देंगे तो 6 6 12 बन जाएगा, 8 8 16। तो 2062 में यानी कि 2062 में अब हमें क्या दिखेगा, हेलिस कॉमेट दोबारा दिखेगा। तो 2062 में अब हमें क्या दिखेगा, हेलिस कॉमेट दिखेगा, यानी कि 2062 में दिखेगा। तो 1986 में हमें क्या दिखा था, एक हेलिस कॉमेट दिखा था, और अब दोबारा हेलिस कॉमेट कब दिखेगा, 2062 में। ठीक है, कितने साल बाद, 76 वर्ष बाद हमें ये हेलिस कॉमेट देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लें इस चीज को फटाफट से। सुपरस्टिशियंस अबाउट द कॉमेट्स, यानी कि कॉमेट्स के ऊपर लोगों ने कुछ ना धारणाएं रखी थी, कुछ अंधविश्वास आप समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से मिथ थे बेसिकली। ठीक है, सुपरस्टिशियंस रखे हुए थे। क्या सुपरस्टिशियंस थे, सो सुपरस्टिशियंस अबाउट द कॉमेट्स, सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर सच एज वॉर्स, एपिडेमिक्स एंड फ्लड। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर कॉमेट आपको देखने को मिला तो कॉमेट ना आपको कुछ चीजें बता रहा है, मतलब मिथ था ये एक हिसाब से, अंधविश्वास आप समझ सकते हैं कि जब भी कॉमेट आएगा तो ये कॉमेट हमें क्या बता रहा है, क्या संदेश दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है कि डिजास्टर आने वाला है, कोई डिजास्टर या फिर कह सकते हो कोई लड़ाई की बात होने वाली है, कोई पेंडेमिक एपिडेमिक जैसे कोरोना आया था, इसी तरीके से कुछ चीज यहाँ पे ये मैसेज करते हैं, या फ्लड कहीं पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो ये यहाँ पर मिथ थे,
सुपरस्टिशंस थे, ठीक है। तो जो बेसिकली अपीयरेंस ऑफ कॉमेट है, यानी कि अगर आपको कॉमेट दिखते हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसका पीछे कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे आप डरें। आप ऐसा अंधविश्वास से जुड़ ले कि अरे अब तो बाढ़ आने वाली है, वहां मुझे इतने सारे तारे देखने को मिले। तो ऐसा ये एक अंधविश्वास है, लोग मानते थे, बट इट वाज टोटली अ मिथ। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये आप ना चाहते हुए भी आपको दिखेगी दिखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, और ये होगी ही होगी, ठीक है। तो इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सोचना नहीं है कि आपने तारा देख लिया कुछ घूमता हुआ, या किसी तारे को देख लिया आपने, जैसे वो होता है ना कि एक टूटते हुए तारे से विनती कर लेते हैं ये मिल जाए। तो ये सब चीजें क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस से होता रहता है, और इट इज नथिंग। तो यहाँ पर ये होता ही रहेगा। तो आपको इससे ना तो कोई डरने की जरूरत है, ना आपको इससे कुछ ऐसा मिथ कनेक्ट करना है कि अच्छा तारा मुझे दिख गया तो बाढ़ आने वाली है, तारा दिख गया तो लड़ाइयां ही छिड़ेंगी, या तारा दिख गया तो अब कोई ना कोई एपिडेमिक यानी कि कोई ना कोई महामारी आने वाली है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर ऐसा सुपरस्टिशंस बना के बैठे थे, बट इट वाज टोटली अ मिथ। सो ये बेसिकली हमने अब जाना है कि एक्स्ट्रा और क्या हमारे सौर मंडल में है। भाई 8 ग्रह तो थे ही, उसके बाद हमने एस्टेरॉइड्स भी जाने, उसके बाद हमने कॉमेट्स भी जाने। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स की, कि मीटेरॉइड क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होता है, मेटोर क्या होता है। ये छोटी सी चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होती रही होंगी और होती जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।